नमस्कार दोस्तों, हेलो और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जी, ये वीडियो बहुत जल्दी पहले आ जाना चाहिए था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये प्रेफरेंस को लेकर है, इंडस्ट्री सर्विस को लेकर है और इसके अंदर मैं बात करूँगा कई सारी चीज़ों के बारे में। ख़ास तौर पे राजस्थान इंडस्ट्री सर्विस के बारे में हम जानेंगे, कैसी सर्विस है और इसको प्रेफरेंस पे कहाँ भरना चाहिए। तो काफ़ी समय से चैनल पे वीडियो डालने का मैं सोच रहा था। मैं शायद ये चैनल भी मैंने आज ही शुरुआत की है, पहला वीडियो भी ये डाला है क्योंकि काफ़ी समय से इस बारे में क्वेरीज़ आ रही थी कि इंडस्ट्री सर्विस के बारे में लोगों को जानना था। और सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हूँ, बट हालांकि इसके अलावा मैंने एक अपना एक शॉर्ट टेक्स्ट था इंडस्ट्री सर्विस के बारे में, जो मैंने व्हाट्सएप पे जो जितने भी ग्रुप्स थे आरएस के, वहाँ पे मैंने शेयर करा था। तो खैर, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम हिमांशु जोशी है, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, जो राजस्थान इंडस्ट्री सर्विस की सर्विस होती है, मैं उसमें चयनित हूँ। RS 2021 में मेरी 153 रैंक थी, जिसके तहत मेरे को ये सेवा मिली। उससे पहले RS 18 का मैंने अटैम्प्ट किया था, इसमें मेरी रैंक 874 थी और आपको उस सर्विस में, उस एग्ज़ाम में मेरे को कोई सर्विस अलोकेट नहीं हुई थी। और इसके अलावा UPSC का एक्सपीरियंस है, 6 अटैम्प्ट और 2 मेंस मुझे लिखने का मौका मिला। चलिए, अब सबसे पहले हम आके शुरू करते हैं राजस्थान इंडस्ट्री सर्विस के बारे में। तो हम कुछ पॉइंट्स पे हम देखेंगे फटाफट कि ये जनरल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, नेचर ऑफ वर्क कैसा रहता है, इसके पॉजिटिव्स क्या हैं सर्विस के, नेगेटिव या चैलेंजेस क्या कहेंगे इस सर्विस में, और हमें प्रेफरेंस लिस्ट में इसको लाइकली पोजीशन इसकी क्या रहने वाली है, मतलब कहाँ भरना चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम आगे बढ़े, मैं बताऊँ कि ये प्रेफरेंस के बारे में हर इंसान का अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, वो फुल एंड फाइनल नहीं होता है। तो इसके बारे में हम आखिर बाद में मैं आपको इस बारे में बताऊँगा। खैर, जनरल इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। देखिए, राजस्थान इंडस्ट्री सर्विस की अगर हम हायरार्की देखें तो सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ये पद से हम शुरू करते हैं। अब इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम हो गया असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ये हो गए पद। तो अब हम शुरुआत करेंगे, जैसे एडिशनल कमिश्नर के पद पे मैं हूँ, तो इसका जो पे स्केल है वो L12 है, यानी 4800 का पे ग्रेड है। ठीक है। इसमें अगला जो प्रमोशन होता है डिप्टी डायरेक्टर के पद पे, वो सीधे L16 पे होता है, 6600 पे ग्रेड पे, और आखिर तक आते आते L20 होता है, जो 8200 ग्रेड पे होता है। इसके नीचे हम जाएंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो सबॉर्डिनेट सर्विस हम आप देखेंगे, आप जो प्रेफरेंस में बढ़ते हैं, उसमें DIO होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिसर। ये कुछ ही सबॉर्डिनेट सर्विस ऐसी है जिसको गजेटेड पोस्ट का दर्जा मिला हुआ है, उसमें एक DIO भी है। इससे पहले आप जाएंगे उनके नीचे कौन काम करते हैं, तो जैसे इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर हो गए, इंस्पेक्टर हो गए। तो इंस्पेक्टर से प्रमोट होके आप लगोगे एक्सटेंशन ऑफिसर, और वहाँ से प्रमोट होके बनोगे DIO, और DIO के बाद में आप बनते हो सीधे असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, एक प्रमोशन लेकर। अब हम आगे आते हैं नीचे, तो हम जैसे देखते हैं कि भाई किस तरह के उद्योग विभाग में कैसे डिवीजन होता है। तो 2 तरह के ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जो ग्रुप 1 होते हैं, यहाँ हम आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो सीनियर होते हैं सबसे, जो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के, वो कमिश्नर सर होते हैं, जो सीनियर मोस्ट IAS होते हैं। उनकी 5 से 7 साल की इनका एक्सपीरियंस होता है। और इसमें RICO, BIP, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और राजस्थान वित्त निगम RFC, ये ग्रुप 1 की सर्विस होती है। ग्रुप 2 में जो होता है वो आयुक्त कमिश्नर, जहाँ पे हम हैं, और राजस्थान लघु उद्योग निगम और आपके रूडा, ये ग्रुप 2 की है। माफ़ी चाहूँगा, ग्रुप 2 के अंदर है हम। ठीक है, ग्रुप 1 में नहीं है, ग्रुप 2 में है। ठीक है। उसके नीचे हम आते हैं, तो उसके नीचे हम देख सकते हैं कि DMIC कॉरिडोर, राजस्थान फाउंडेशन, ये ग्रुप 1 में आते हैं। ग्रुप 2 में खाद्य एवं ग्राम उद्योग, बुनकर, हथकरघा, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान और श्री यादें माटी कला बोर्ड, जो हाल ही में बना है, और व्यापारी कल्याण बोर्ड, ये होते हैं। तो बेसिकली मैं वापस से रिपीट कर दूं, हमारा जो इलाका है, हमारा जो एरिया है, वो ये है, ये वाला ग्रुप 2 है। ठीक है। इसके अलावा कई काम किस तरह के होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ही होता है। तो काम आप देख सकते हैं, जैसे संस्थापन संबंधी कार्य होते हैं, रजिस्ट्रार और फर्म की पावर होती है, यानी कोई भी फर्म आती है, उसमें कई सारे पार्टनर्स होते हैं, तो उनको रजिस्टर करने का अधिकार जो होता है, रजिस्ट्रार की पावर जो होती है, वो एक
इंडस्ट्री सर्विस में आपको मिलती है। इसके अलावा सरकार की कई सारी योजनाएं चलती है, यही सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं सर्विस में, योजनाएं। सरकार की जितनी महत्वपूर्ण योजना होगी, जितनी बेटर योजनाएं होंगी, पॉलिसीज़ होंगी, उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हो जाता है। तो जैसे प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन योजना हो गई, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना हो गई, जो हाल ही में अभी रिप्स 2024 में मर्ज हो चुकी है, मतलब उनका लाभ वहाँ मिलेगा। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना भी इसके अंदर आती है। और इसके अलावा आपके नमक उद्योग संबंधी योजनाएं भी हैं। राजस्थान क्लस्टर विकास इसमें आता है। उद्योग मेला जो प्रदर्शनी जितनी भी लगती है वो हम ही कराते हैं। राजस्थान क्राफ्ट काउंसिल, उद्यम निवेश सुविधा केंद्र जो हो गया, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ठीक है, कल्याण कामगार योजना, ये सारी नीतियाँ इसमें आती हैं। हाल ही में आपको पता है कि कई सारी और पॉलिसीज़ आई हैं, जैसे रिप्स 2024, ODOP पॉलिसी आ गई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। ये सब नई पॉलिसीज़ अभी हाल ही में लॉन्च हुए एक इवेंट में, जिसका नाम आपने सुना होगा राइजिंग राजस्थान, जो कि बहुत बड़ा इवेंट था। इसके बाद में हम देखते हैं कि इस सर्विस में कुछ, जब हम आए थे तो कुछ नाम थे जिनके बारे में चर्चाएँ होती थी। जैसे 3 ऑफिसर ऐसे हैं राजस्थान इंडस्ट्री सर्विस के, जो कि बाद में IAS बने, IAS प्रमोट होते हैं स्टेट सर्विस के। तो 3 ऑफिसर हैं। सबसे एक आप नाम जानते होंगे, श्री अर्जुन राम मेघवाल सर जी, जो अभी कानून मंत्री हैं हमारे केंद्र सरकार में। वो पहले राजस्थान उद्योग सेवा के ही अधिकारी थे, और जैसे आप देख सकते हैं 2007 में वो IAS में उनका सिलेक्शन हुआ। तो उससे पहले श्री अतुल शर्मा जी थे, जो कि 1993 में जो IAS में प्रमोट हुए। और श्री विनोद कपूर सर हैं, वो उनका 92 के अंदर वो IAS बने। तो इसका मतलब ये है कि स्कोप हमेशा से रहा है अदर स्टेट सर्विस का, अपार्ट फ्रॉम RAS, कि आप IAS भी बन सकते हैं। और हाल ही के अंदर एक हाई कोर्ट का एक डिसीजन भी आया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि 4% का कोटा होता है अदर स्टेट सर्विस का IAS बनने का, वो यथावत रखा जाएगा, यानी कि अब स्कोप अभी भी ओपन है। तो एक ये स्कोप है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, बहुत ही रोचक तथ्य था ये। अब हम आते हैं आगे, क्या नेचर ऑफ वर्क कैसा है, किस तरह काम हम होता है। देखिए 3 स्तर पे हम देखते हैं। पहला होता है हेडक्वार्टर लेवल पे। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर में है। उद्योग भवन, आप तिलक मार्ग पे उद्योग भवन है, वहाँ पे हेडक्वार्टर है। फिर एक जिला स्तर पे, जिला स्तर पे जो उसका नाम होता है उनका हमें कहते हैं DICC। DICC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स सेंटर्स, ठीक है। अधिकतर असिस्टेंट कमिश्नर राजस्थान उद्योग सेवा के अधिकारी यहीं पे कार्यरत होते हैं। और फिर होते हैं डेपुटेशंस पे, ठीक है। हेडक्वार्टर लेवल पे क्या काम होते हैं? हेडक्वार्टर लेवल पे मोस्टली जो होते हैं वो पॉलिसी मेकिंग, आपका ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिलों के अंदर, उनका सर्विलांस हो गया, उनका मॉनिटरिंग होगी, ठीक है। इस तरह के यहाँ पे कार्य रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं 50 करोड़ के ऊपर जो रिप्स के होते हैं, वो लगभग हेडक्वार्टर लेवल पे ही अप्रूव किए जाते हैं, यहीं से इनकी समीक्षा की जाती है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो हेडक्वार्टर अपने आप में एक बहुत ही अच्छे कार्य करने की जगह है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। वहीं पे हम जिलों में जाते हैं तो जिलों का अलग तरह का, डिफरेंट तरह का काम होता है। ये बेसिकली हम जो कार्य करना चाहते हैं ग्राउंड लेवल पर, जिसकी वजह से हमने एग्ज़ाम दिया है, वो जिला स्तर पे होते हैं। जिला स्तर पे जाते ही जो होते हैं हम DICs में पोस्टेड होते हैं। DICs का हर ज़िले में एक DIC होती है, और उस DIC का जो हेड होता है उसे हम कहते हैं GM। GM का मतलब होता है जनरल मैनेजर, ठीक है। तो अगर अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, और मैं अगर मान लीजिए मेरे को कोई ज़िले में GM लगाते हैं, तो मैं वहाँ का GM कहलाऊँगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ या जॉइंट कमिश्नर हूँ। यहाँ तक कि अगर मैं DIO भी हूँ, सबॉर्डिनेट भी हूँ, तो भी मैं GM बन सकता हूँ, अगर मेरे सीनियर वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे मतलब कार्य नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एब्सेंट है, वेकेंट है पोस्ट, तो मैं ही DIO क्या बन सकता है? GM बन सकता है, जो कि अभी भी कई ज़िलों के अंदर बने हुए हैं। तो ये सबसे अच्छी बात इस सर्विस की ये है कि इवन सबॉर्डिनेट सर्विस वाले भी सीधे मौका आने पर जिला को संभाल सकते हैं, पूरे के पूरे जिला को, ठीक है। और DICs में सारा काम पब्लिक डीलिंग का यही होता है। यहाँ पे जो है आप किन लोगों से मिलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। आप आम जनता से नहीं मिलेंगे, आप मिलेंगे उन लोगों से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके जो CA होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनसे आपकी डीलिंग होगी, क्योंकि आप प्रॉफिट उनको देने वाले हैं।
और किस तरह का प्रॉफिट होता है ये, कि मान लीजिए कि कोई बिज़नेस अपना इंडस्ट्री एक्सपेंड करना चाहता है और एक्सपेंड करने के अंदर वो रिप्स 24 के तहत वो योजना में लाभ लेना चाहता है, और मान लीजिए कि वो मशीन लेना चाहता है जो करोड़ों की मशीन है, तो उस पर सरकार द्वारा 50% सब्सिडी दी जाती है। तो सब्सिडी कैसे तय होगी, वो सब्सिडी कैसे अप्रूव होगी, तो वो यहीं से होती है। तो कई लाखों के करोड़ों के आप फ़ायदे होते हैं जो आप इंडस्ट्रीज़ को दे सकते हैं उनके योजनाओं के तहत। और जैसे बी आर अम्बेडकर योजना मैंने बताई, तो वहाँ पे जो SC ST जो हमारे भाई हैं वो आके वहाँ पे उसका फ़ायदा ले सकते हैं और आप प्रमोट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट जो बुनकर संघ है, वहाँ के लोग हैं, कारीगर हैं जिनकी प्रतिभाएं आज भी गांव के अंदर हैं, आपको लगता है कि यार ये इनको आगे मौका मिलना चाहिए, तो आप उनकी ट्रेनिंग करा सकते हैं, आप उनको अवेयरनेस कैंपेन में आप कई सारी स्कीम से जोड़ सकते हैं। तो ये सारे काम DIC स्तर पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में MOUs जो होते हैं, आपने सुना होगा MOUs हुए राइजिंग राजस्थान में, तो जिलों के स्तर पे जो MOUs होते हैं वो DIC पे भी होते हैं। तो GM जो हैं उनके सिग्नेचर से या उनके मध्यस्थता से जो है कलेक्टर साहब जो होते हैं वो MOUs को साइन करते हैं। फिर एक तीसरी एक चीज़ होती है डेपुटेशन। देखिए, हेडक्वार्टर पे आप रह सकते हो, जिले पे आप रहते हो, लेकिन एक डेपुटेशन भी होता है। डेपुटेशन कहाँ पे है, तो बेसिकली जेल विभाग का जेल सर्विस आपने सुनी होगी, तो जेल विभाग होता है, जेल में भी राजस्थान इंडस्ट्री सर्विस के ऑफिसर लगते हैं। अब वहाँ पे क्या काम है, वहाँ पे काम बेसिकली ये होता है कि जो कैदी होते हैं वो दरिया बनाते हैं, कई सारे लकड़ी के प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, उनको जो है आगे एक मंच देना जहाँ से वो उनका जो है रेवेन्यू जनरेट हो सके। इसलिए वहाँ पे राजस्थान इंडस्ट्री सर्विस के ऑफिसर भी वहाँ पे काम करते हैं जेल विभाग में। इसके अलावा आपने सुना होगा अपने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी कि राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है। वहाँ पे भी जो है वो डेपुटेशन पे, हालांकि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल उद्योग विभाग के अंदर ही आता है, लेकिन इसको क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है इसलिए यहाँ पे डेपुटेशन कहा जाता है। इसके अलावा डेपुटेशन पे आप कहीं पे भी इंडस्ट्री सर्विस के लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में चले गए तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ये स्कोप भी वहाँ पे इंडस्ट्री सर्विस में आपको मिलेगा। अब आते हैं कि इस सर्विस में पॉजिटिव क्या है। देखिए, सबसे पहले जो होता है कि यहाँ पे आपको जिला स्तर की पोस्टिंग मिलती है, चाहे आप DIO हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, डेप्यूटी कमिश्नर हो, आप जिला स्तर पे रहोगे, क्योंकि DICs कहाँ पे होती है, जिला स्तर पे होती है। तो किसी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है यार कि मैं छोटे स्तर पे नहीं जाना चाहता, या मतलब गांव स्तर पे या तहसील स्तर पे मैं कार्य नहीं करना चाहता, मैं शहर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रहना चाहता हूँ, या मेरा घर ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है तो मैं वहीं रहना चाहता हूँ, तो ये पोस्टिंग आपको प्रोवाइड करती है। फिर दूसरा क्या होता है कि ट्रांसफ़र इशूज़ बहुत बड़े नहीं हैं। जैसे आप देखेंगे कि कई सर्विस ऐसी हैं, RS है, RPS है, ठीक है, क्योंकि वो प्राइम पोस्टिंग्स होती हैं, प्राइम पोस्ट होती है, तो उनकी पोस्टिंग्स भी इश्यूज़ में बहुत इश्यूज़ काफ़ी आते हैं। मतलब आपको कई लोगों से डिज़ायर लिखानी पड़ती है, कई सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे कि आपको कई तरह से आप कोशिश करते हैं कि भाई मेरा ट्रांसफ़र वहाँ हो जाए, और मारा मारी काफ़ी रहती है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्योंकि छोटा कैडर है और ज़िले ज़्यादा हैं, तो आप इजीली जो है जहाँ लेना चाहते हैं पोस्ट, लगभग आपको वही पोस्ट आपको मिलती है, तो वो इशू नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस में मैं मानता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट सर्विस है। कैसे, क्योंकि आप ये सारे काम जो आपने ऊपर देखे, ये आप करते हुए भी आप अपने परिवार को पूरा समय दे सकते हैं, क्योंकि वीकेंड ऑफ होता है, सैटरडे संडे ऑफ है, सरकारी छुट्टियां सारी मिलती हैं। 6 बजे के बाद में DICs पे कार्य नहीं होता यूजुअली, ठीक है, एक्सेप्ट राइजिंग राजस्थान को छोड़ दें, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट था, MOUs होने थे, तैयारियाँ होनी थी, तो इसलिए रात को लेट नाइट काम भी हमने किए हैं, क्योंकि हम अभी जिला हेडक्वार्टर पे उद्योग भवन पे ही हैं, हमारा पूरा बैच। तो हम राइजिंग राजस्थान में हमको भी कई सारे जो थे ड्यूटीज़ उन्होंने दी थी, तो हमने भी रात तक वहाँ कार्य किया। अदरवाइज़ यूजुअली 6 बजे तक मतलब हम काम हो जाता है DICs में, तो आप अपने परिवार को समय दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि शायद हमें सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम नए नए हैं, हम सिंगल हैं, अधिकतर की शादी नहीं हुई है, तो ज़िम्मेदारी नहीं है हमारे कंधों पे, और हमको लगता है कि हम ऐसी नौकरी करेंगे जो कईयों को लगता है कि हम 24 आवर्स की नौकरी कर सकते हैं, पूरा टाइम नौकरी करेंगे, ऐसा होता नहीं है। परिवार को समय देना भी ज़रूरी होता है। एक होता है पब्लिक डीलिंग, तो मैंने जैसे कहा कि ये
फील्ड पोस्ट इसलिए भी कहते हैं कि आप ऑफिस में रहना चाहो तो आप ऑफिस में भी रह सकते हो, पॉलिसी बना सकते हो, जैसे कि हमने देखा कि हेडक्वार्टर लेवल पे काम होता है सारा। और हाल इसी काम हमने हेडक्वार्टर पे हम जब थे, जैसे मैं था तो मैंने रैम स्कीम जो आपने केंद्र सरकार की पढ़ी होगी, तो उसके अंदर हमने मेरे को भी काम दिया था, तो वो काम भी किया। पॉलिसी लेवल का जो होता है हम जो उसमें सजेशन दे सकते हैं। और पब्लिक डीलिंग का काम भी होता है, वो ज़िला स्तर पे होता है। ज़िला स्तर पे जो है आप लोगों से मिलते हो, कारीगरों से मिलते हो, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हो, और बिजनेसमैन जो होते हैं, बिजनेस लोग होते हैं, कम्युनिटी के लोग, उनसे आप लगातार अब इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो वही आपका पब्लिक है, आम जनता नहीं है। वो व्यक्ति या वो कम्युनिटी जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, इंडस्ट्री लगाना चाहती है, खुद का एमएसएमई को बढ़ाना चाहती है, वो आती है। फिर आते हैं फ्यूचर स्कोप क्या है। ये इस मामले में भी अगर हम आएँ तो इंडस्ट्री सर्विस बहुत अच्छी है, क्योंकि फ्यूचर इंडस्ट्रीज़ का ब्राइट है राजस्थान में। क्योंकि अभी तक राजस्थान में क्या है कि ये जो इंडस्ट्री वाला पोटेंशियल है वो अनटैप्ड है, ठीक है। अभी तक इसको जो है एक्सप्लोर नहीं किया गया है। आप देखेंगे कि नीचे गुजरात है, वो डेवलप है इंडस्ट्रियल में, काफ़ी अच्छा आगे हमसे है। ऊपर नोएडा है, गुड़गांव है, तो बीच में से डीएमआईसी कॉरिडोर निकला है। तो ये राजस्थान की जो भूमि है वो अपने आप में बहुत पोटेंशियल रखती है इंडस्ट्रीज़ को लेकर। तो ये इस डिपार्टमेंट आगे बढ़ेगा। और खुद यहाँ के ऑफिसर्स जिनसे हमने इंटरेक्ट किया, उन्होंने बताया कि लास्ट 5 ईयर्स के अंदर इस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ी है। कई सारी सरकार की स्कीम्स आई हैं, कई सारी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए आई है। तो आप देख लीजिए कि भाई मतलब अपने आप में ये ऐसा डिपार्टमेंट है जो राइज़ करेगा ही करेगा फ्यूचर में। फिर ग्रेड पे आते हैं। देखिए ये सबसे यूनिक पॉइंट है इंडस्ट्री सर्विस का, जो बाकी सर्विस के अंदर नहीं है। जैसे याद कीजिए, मैंने आपको भी बताया था कि सीधे असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे होते हो आप 4800 पे ग्रेड पे। उससे अगला प्रमोशन आप देखेंगे तो सीधे 6600 पे है। यानी कि बीच में 5400 भी आता है, बीच में 6000 भी आता है, और आप सीधे 6600 पे आएंगे, दो को जंप करते हुए। बहुत ही कम सर्विस में ऐसा होता है। इवन फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये जो पहला प्रमोशन है डेप्यूटी डायरेक्टर पद पे, ये आपके 4 से 5 साल के अंदर हो जाता है। वैसे तो 3 साल बताया जाता है, लेकिन अपन 4 से 5 साल मान के चलते हैं, तो आप सीधे 6600 पे आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी और बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं यहाँ पे कि आप इस ग्रेड पे आते हैं। ये ग्रेड पे वही ग्रेड पे है जहाँ पे आपके साथ के ऑफिसर एडीएम और एएसपी लेवल पे वर्क कर रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्कोप होता है इसमें। उसके बाद में हम अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है प्रमोशंस। देखिए प्रमोशंस को लेके जैसे मैंने कहा कि जो पहला प्रमोशन है फर्स्ट डेप्यूटी कमिश्नर पद पे, वो जल्दी होगा। उसके बाद में जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर तक जो है स्कोप बहुत थोड़े से स्लो हो जाते हैं। स्लो इन द सेंस, अब तक जो पहले बैच आए उनके एडिशनल कमिश्नर तक पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारे थोड़े से कम हो जाते हैं चांसेस वहाँ तक पहुँचने के। डिपेंड करता है कि समय के साथ साथ जिला बढ़ेंगे तो डीआईसीज बढ़ेंगे, पद बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि आगे पोस्ट भी क्रिएट हो तो हम एडिशनल जॉइंट और एडिशनल तक इजीली पहुँच जाएँ। ये होता है। और एक चीज़ है ग्रेड पे में मैं आपको बताना चाहूँगा, नेगेटिव के अंदर भी आएगी, मैं पहले ही बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि कई सारी सर्विस ऐसी होती हैं जहाँ पे ग्रेड पे है ना 8700 तक जाता है, आखिर तक आते आते 9500 तक जाता है, जैसे अकाउंट्स और इंश्योरेंस में होता है। ये केवल जो हाईएस्ट पोस्ट है एडिशनल डायरेक्टर की, वो 8200 पे है। तो यानी कि रिटायरमेंट तक आते आते आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि यहाँ तक आते आते आपकी सैलरी होगी, वो हो सकता है आपके साथ के जो ऑफिसर्स हैं, दोस्त हैं, जो कि 8700 पे हैं, 9500 पे हैं, उनसे काफ़ी कम होगी। ये होता है रिटायरमेंट तक आते आते। हालांकि खेमराज कमेटी की रिपोर्ट अगर आपने सुना होगा, वो इसी विसंगतियों को दूर करने के लिए अलाइड सर्विस के अंदर कि आरएस की सभी सर्विसेज जो हैं स्टेट सर्विस, उनको बराबर 5400 से चालू किया जाए। और जब तक आप रिटायर होंगे, आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, कम से कम 30 साल की सर्विस हम सबके पास है, तब तक हो सकता है कि बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि ये विसंगतियाँ भी दूर हो जाए। खैर उसके बाद हम आगे आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रमोशंस के चांस मैंने बता दिया, पहला प्रमोशन जल्दी होगा, फिर जो है डिले होता है, थोड़ा धीरे होता है। उसके बाद में अदर एग्ज़ाम्स पे आते हैं। देखिए अदर एग्ज़ाम्स में क्या है, मतलब वो सिंपल सी बात ये है
कि मान लीजिए कि आपका सपना है कि मैं तो आरएस ही बनूंगा, इसके अलावा मेरे को और सर्विस नहीं करनी है, या मेरे को आरपीएस या आरएस ही बनना है, उस फिर नहीं करना। तो फिर ये एग्ज़ाम, ये सर्विस बहुत अच्छी सर्विस है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ज़िला स्तर पे, हेडक्वार्टर स्तर पे जो है काम करने के बाद भी आपके पास में समय रहता है और वीकेंड्स ऑफ होते हैं, छुट्टियाँ मिलती है। तो ये सर्विस उसके लिए भी बहुत अच्छी सर्विस है कि अगर आपको आरएस आरपीएस नहीं मिला तो आप इस सर्विस में अगर आते हैं तो आप आराम से किसी और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। फिर आते हैं लास्ट में वर्क सेटिस्फेक्शन। देखिए, वर्क सेटिस्फेक्शन ऐसा है कि यहाँ पे क्योंकि आप एक ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उद्योग, कि आपके पास में लोग आएंगे और एलीट क्लास जो होती है, जो कि बिजनेसमैन क्लास होती है, हार्ड वर्किंग क्लास होती है, वो आपसे इंटरेक्ट करेगी और वो आपसे मदद चाहेगी। और जब आप मदद करेंगे तो ये आप ये मान के चलिए कि एक इंडस्ट्रीज़ को भी आप मदद करते हैं और वो आगे बढ़ती है, तो आप एक बार में इनडायरेक्टली आप 10 से 20 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। तो एक तरह से आप एम्प्लॉयमेंट खुद ही जनरेट कर रहे हैं उस ज़िलों के अंदर। और आपको भी पता है कि वर्क सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि मेरा समाज में क्या योगदान है, मैं क्या दे सकता हूँ। तो योगदान आप देखेंगे तो योगदान में क्या चाहिए आज की तारीख में? रोज़गार चाहिए, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होंगी तो बेटर होगा। अगर हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा डेवलप होंगी, राजस्थान में इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी, तो राजस्थान के लोगों को रोज़गार मिलेगा और राजस्थान दूसरे राज्यों को भी रोज़गार वहाँ के लोगों को देगा। तो एक वर्क सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। फिर दूसरा एमएसएमईज़, कई है, बहुत सारी एमएसएमईज़ ऐसी है जो बहुत ही छोटे क्षेत्रों में, बहुत ही छोटे छोटे कमरों में काम कर रही है। उनको पता ही नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी कौन सी आ गई, हमारे मज़दूरों को कौन सी ट्रेनिंग करानी चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो आप ये कर सकते हैं। तो मैंने जब ये इंडस्ट्री सर्विस भरी थी 2021 में, तो मेरा पर्पज़ यही था कि मेरे को इकोनॉमिक सब्जेक्ट जैसे पसंद है, तो मेरे को लगा कि इंडस्ट्रीज़ की चीज़ों को मैं थोड़ा समझ सकता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग जॉब है, तो वर्क सेटिस्फेक्शन वहाँ से आ जाता है। अब आते हैं कुछ नेगेटिव्स पे कि दिक्कत क्या है। देखिए, सबसे पहली दिक्कत ये है कि इंडस्ट्री सर्विस में कोई एनफोर्समेंट पावर आपके पास में नहीं रहती है। इकलौती स्टेट सर्विस है मेरे हिसाब से जहाँ पे एनफोर्समेंट पावर नहीं है। इंश्योरेंस भी आप मान सकते हैं, यहाँ नहीं है। आप केवल क्या हैं? आप केवल फैसिलिटेटर हैं। यानी कि आप मान लीजिए आप टोंक में आप जीएम हैं या टोंक में आप लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोंक की किसी भी इंडस्ट्रीज़ में जाके आप चले गए और बोला कि साहब बताओ, फाइलें लेकर आओ, चेक कराओ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो इंस्पेक्शन पावर नहीं है, वो 1991 के बाद से ख़त्म हो गई थी। वो इंस्पेक्टर राज आपने पढ़ा होगा तो वो यही था, वो हट गया है। अब वो इंस्पेक्शन की पावर नहीं है। हाँ, अगर कोई इंडस्ट्री आपसे फ़ायदा लेती है और उसमें प्रावधान उस स्कीम में लिखा हुआ है कि जो है ऑफिसर ये चेक करें कि उन्होंने उसका फ़ायदा यूटिलाइज़ किया या नहीं किया, तो आपके पास में इंस्पेक्शन पावर आ जाती है, अदरवाइज़ नहीं रहती है। तो आप ये मान के चलिए आप कौन हैं? आप सिर्फ देने वाले हैं। आप सिर्फ उनको फैसिलिटेट करेंगे, आप उनको मदद करेंगे, आप उनको डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते। और वैसे भी वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात करते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट इसको प्रमोट नहीं करती है, इन चीज़ों को, इंस्पेक्शंस को। तो एक चीज़ जो है आपको खलेगी कि यार मैं एक अगर साधारण भाषा में बात करें तो अगर आप इंस्पेक्शन नहीं कर सकते तो आप किसी पे दबाव नहीं डाला सकते। आप सोचें कि भाई मैं निकलूँ गाड़ी लेके और लोग खड़े हो जाएं और जो है थर-थर काँपें, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये एक एनफोर्समेंट पावर नहीं होती, आपकी वो मदद करते हैं। सबसे अच्छी बात भी इसकी यही है कि ज़िलों के अंदर आपकी गुडविल बहुत अच्छी होती है। इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो चाहती हैं कि आप उनकी इंडस्ट्रीज़ में वैसे विज़िट करें, आएँ, देखें क्या बेटर हो सकता है, उनके लिए क्या स्कीम्स में क्या अच्छे प्रावधान हम निकाल सकते हैं, तो वो खुद भी ये चाहते हैं। तो आपकी गुडविल वो अच्छी रहती है, लेकिन ये है कि आप वो ये चीज़ खलेगी आपको। और प्रमोशन जैसे मैंने बताया, डीसी के बाद में थोड़ा सा चैनल स्लो हो जाता है। फिर डिपेंड अपॉन द स्कीम, ये क्या है, स्कीम्स में ये भी है राशन सर्विस में कि आपकी वैल्यू अभी बहुत ज़्यादा है, जैसे आज के समय वैल्यू बहुत ज़्यादा है क्योंकि स्कीम्स पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है। हो सकता है इन केस मान लो कि कभी कोई ऐसी गवर्नमेंट आए और वो स्कीम को थोड़ा चेंज कर दे और उसको थोड़ा सा कम प्रभावी बना दें, तो फिर थोड़ा सा वैल्यू वहाँ पे स्कीम्स पे रहती है। स्कीम्स अगर वैल्यू स्कीम बहुत अच्छी होगी तो आपकी वैल्यू है। स्कीम्स अगर थोड़ी सी ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली नहीं रही तो थोड़ा सा कम हो जाती है। एक लिमिटेड वर्क एरिया है, जैसे इसको समझिए, जैसे कि लोगों को लगता है कि रीको हमारे अंडर है, हम रीको को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं, रीको एक प्राइवेट बॉडी है, कॉरपोरेशन है, वहाँ पे लोग डेपुटेशन पे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं है।
दूसरा जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्री रिगार्डिंग ही आप वर्क करेंगे, ठीक है, इंडस्ट्री रिगार्डिंग वर्क होता है। हालांकि इसका नेचर इतना वाइड है कि आप सॉल्ट के अंदर भी, सॉल्ट प्रोडक्शन में भी आप हैं जैसे मैंने कहा, और आप डेपुटेशन पे भी कहीं जा सकते हैं। तो वो इंडस्ट्री के रिगार्डिंग जहाँ जहाँ हो चीज़ें हो सकती हैं वहाँ जाते हैं, अदरवाइज़ आप इंडस्ट्री में ही लगभग रहते हैं। जैसे आप रिको में नहीं जा सकते, बीआईपी में आपका शेप नहीं रहता है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे डीएमआईसी कॉरिडोर भी उद्योग विभाग के अंदर ही आता है, लेकिन वो भी एक अलग से कॉरपोरेशन है, प्राइवेट बॉडी है। तो उद्योग विभाग में जितने भी प्राइवेट बॉडीज़ कॉरपोरेशन है वहाँ पे हमारा रोल थोड़ा सा कम हो जाता है, होता ही नहीं बेसिकली, हम वहाँ पे लगते ही नहीं हैं। एक है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि साथ लोग पूछते हैं कि भाई गाड़ी घोड़े क्या मिलेंगे। तो ऐसा है कि जब तक आप असिस्टेंट कमिश्नर रहते हैं, यानी एज अ सेकंड ऑफिसर रहते हैं, तब तक आपको गाड़ी घोड़े नहीं मिलते हैं। मकान आप सोचेंगे मेरे को बंगला मिलेगा, वो ऐसा नहीं होता। हाँ, जैसे ही आप जीएम बनते हैं, ज़िले के हेड होते हैं, तब आपको आपकी गाड़ी मिलेगी और आपको कलेक्टर के थ्रू आपका जो सरकारी आवास है वो भी अलॉट हो जाता है। तो वो है, लेकिन ये सब पर्क्स जो होते हैं वो जीएम स्तर पे होते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते हैं। तो एक आपको वो कर सकता है कि मेरे साथ का दोस्त जो तहसीलदार है, तो देखो उसको गाड़ी मिली है, मेरे को नहीं मिली। तो देखिए आप समझे, तहसीलदार है, जो डीटीओ होते हैं, उनकी पोस्ट आप समझिए, उनकी पोस्ट ग्राउंड लेवल की है बिल्कुल ही। उनको पूरे उनकी ज़िम्मेदारी उनके पास ज़्यादा है, और ये बहुत समय से इस्टेब्लिश नौकरियां हैं, कई समय से। तो इसलिए जो है यहाँ पे आपको व्हीकल मिलते हैं, जो कि नेसेसिटी है वहाँ की। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सब है। तो मैंने आपको बताया कि इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, ये सब चीज़ें। अब आते हैं कि सब प्रेफरेंस क्या भरनी चाहिए। तो देखिए, सबका अपना 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 होता है, पर्सनल व्यू होता है, कई बहुत चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है। ये लिस्ट मेरी पर्सनल लिस्ट है, इससे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। मैं आप बताने की कोशिश करूँगा, आई होप इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। और ये जो लिस्ट बनाई गई है, ये बहुत ही सोच समझ के मैंने अपने साथी दोस्तों के साथ में कई लोगों से डिस्कस करने के बाद में इन चीज़ों को रखा है, ठीक है। जैसे पहले आरएस, फिर आरपीएस। देखिए आरपीएस में बस मैं एक ही बात बोलूँगा कि हर इंसान का नेचर अलग होता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि थोड़ा सा आराम पसंद करते हैं कि यार मेरे को नौकरी लग गई, बस अब मेरे को ज़्यादा नहीं, मेरे को परिवार को समय देना है, दोस्तों को समय देना है, घूमने जाना है, नौकरी भी करूँगा, ये भी करूँगा, तो यहाँ नहीं हो सकता है। छुट्टियाँ बहुत लिमिटेड होती हैं, ठीक है। आपको बहुत बार ये चीज़ खलेगी कि यार मेरे अच्छे दोस्त की शादी थी, मैं जा नहीं पाया। और ये आप समझिए कि आप ये जो सर्विस करने वाले हैं वो लगभग 30 से 35 साल आपका पूरा जीवन ही जाने वाला है उधर। तो यहाँ पे क्या, जब तक आप सीओ रहते हैं, डीएससी स्तर पे रहते हैं, तब तक तो बहुत काम होते हैं। उसके बाद में एएसपी बन के थोड़ा सा वर्कलोड कम हो जाता है। तो यहाँ पे आके आप थोड़ा सा परिवार को भी समय दे सकते हैं। हालांकि अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की, और आपकी एज का कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं है कि आप ज़्यादा एज हो गई तो आप नहीं बनना चाहिए। हाँ, प्रमोशन चैनल थोड़े से स्लो हैं। आई होप कि आने वाले समय में प्रमोशन चैनल थोड़े से तेज़ हो जाएं, और जो आरपीएस हैं वो सारे के सारे आईपीएस में प्रमोट हो जाएं। हालांकि अभी ऐसा नहीं है। उसके बाद में अदरवाइज़ ये सर्विस अच्छी है और सेकंड नंबर पे ही भरने वाली है। फिर आरटीएस है। देखिए आरटीएस तहसीलदार सर्विस है, इकलौती सर्विस है। इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, बहुत से लोग बहुत बातें कर चुके हैं। इकलौती सर्विस में आप आरएस बन सकते हैं, लेकिन जैसे कहा कि बैच बहुत बड़े आ चुके हैं ऑलरेडी, तो प्रमोशन चैनल्स थोड़े से स्लो हो गए हैं, ठीक है। और फिर आप काम करेंगे तहसील स्तर पे काम करेंगे तो थोड़ा सा कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि यार मैं उस स्तर पे, मतलब मैं शहर का रहने वाला हूँ, मैं उस स्तर पे जाके कार्य करूँ या नहीं करूँ, ये होता है। फिर डीटीओ सर्विस है, अच्छी सर्विस है। और क्योंकि आप 10 से 12 साल डीटीओ रहोगे तो आपकी काफ़ी अच्छी लाइजनिंग हो जाती है, आपको काम करने का मज़ा आता है, फील्ड की पोस्टिंग है, और जिला सीधे या डिस्ट्रिक्ट हेड लगते हैं आप। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, गाड़ी सब मिलेगा, और जो रिस्पेक्ट चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, वो डीटीओ मिलती है। हालांकि उसके बाद में जो एआरटीओ का समय होता है वो आपको थोड़ा सा खलेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी इतनी इज़्ज़त मिल गई है, तो आप सीधे यहाँ जाएंगे तो थोड़ा सा आपका रुतबा कम होता है, तो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है। अदरवाइज़ ये सर्विस इसलिए रखी है। फिर एक्साइज़ है, एक्साइज़ के पद कम 3-4 ही पोस्ट है आई थिंक, और ये शराब से डील करती है। अब सवाल ये है कि शायद शराब से डील करना हर किसी के लिए पर्सनल चॉइस होती है कि यार मैं करूँ या नहीं करूँ, ठीक है।
महिलाओं के लिए हो सकता है सही नहीं हो, लड़कों के लिए भी कई लड़के भी मना कर सकते हैं कि मेरे को डील नहीं करना है। यहाँ बेसिकली आप शराब के जो टेंडर वेंडर्स होते हैं, ठेकेदार होते हैं, आप उनसे डील करते हैं। और ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब ये पोस्ट ऐसी नहीं है कि आप जाके शराब के ठेकों पे जाके आप जो है उनको चेक कर रहे हो ना। ये बहुत ही एलीट पोस्ट होती है, एक तरह से आप अपने ऑफिस में रहते हो, आप सब कुछ कंट्रोल करते हो और वहीं आके लोग आपसे मिलते हैं और बहुत ही सोबर तरीके से बातचीत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ये क्या पोस्ट ऊपर भरी स्टेट सर्विस में होती है और काफ़ी अच्छा रेपुटेशन माना गया है। एक मैं बात बताना चाहूँगा, ये जो प्रेफरेंस भरी गई है ना, देखिए 3 तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक वो होते हैं जो कहते हैं कि साहब मेरे को फील्ड पोस्टिंग ही चाहिए, मेरे को चाहिए पावर, प्रेस्टीज, फील्ड पर रहूँगा मैं तो, चाहे उसके लिए मेरे को कोई और सेक्रीफाइस करना पड़े चलेगा, लेकिन मेरे को ये चाहिए फुल इज्जत। एक होते हैं जो रिलैक्स वाले होते हैं यार, कि यार परिवार को समय देना है, थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिल जाए, परिवार को भी समय देते हैं, छुट्टियाँ भी बिता लें, तनख्वाह भी आ रही है, ठीक है यार, समाज में रिस्पेक्ट चलेगा। इतनी रिस्पेक्ट तो खैर नहीं है, पर जो है वो सही है। ये दूसरी कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी के होते हैं जो कहते हैं कि साहब मेरे को तो RS RPS ही बनना है, इसके अलावा कोई भी पोस्ट आएगी तो मैं तो वापस से एग्ज़ाम दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ना, ये वाली है, इसको ध्यान में रख के बनाई गई है। हालांकि मैं बीच बीच में बताऊंगा कि ये पोस्ट में कौन कौन आ सकते हैं और ये पोस्ट में आप कहाँ कहाँ किसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो लिस्ट है मेरी वो इन लोगों के रिगार्डिंग है कि साहब फील्ड, पोस्टिंग, पावर, ये चाहिए, तो ये है, ठीक है। तो एक्साइज के बाद में अकाउंट्स क्यों रखी गई है यहाँ पे, अकाउंट्स इसमें आती है, इस कैटेगरी में, ठीक है। एक तो ग्रेड पे बहुत अच्छा है अकाउंट्स का, दूसरा जो होता है ये आपको ऑफिस जॉब है, जिला हेडक्वार्टर पे रहते हैं, ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं है, और आपको रेस्पेक्ट भी जो है RS RPS के उसके बराबर की माना जाता है। हालांकि क्योंकि ऑफिस जॉब है, आप एक कमरे में रहते हैं, तो लोगों को ये चीज़ खलती है यार मेरे को फील्ड नहीं मिल रहा, ठीक है। तो एक ही वाली बात होती है। फिर आते हैं लेबर का जो रिव्यू आ रहा है वो अच्छा आ रहा है, वो मतलब अच्छा इन द सेंस ऐसा आ रहा है, वही फील्ड की नौकरी है, जिला स्तर की नौकरी है, पावर है, प्रेस्टीज है, चीज़ें लगता है क्या लेबर में काफ़ी अच्छी है। हालांकि लेबर के कई इंस्पेक्टर जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने भरा था आगे, हमारे कई ऐसे नोन हैं जो लेबर इंस्पेक्टर थे लेकिन इंडस्ट्रीज़ में आ गए बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि लेबर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि फील्ड के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छी नौकरी है, ये सब है। लेकिन आप लेबर डिपार्टमेंट में ही रहोगे और एक ही नेचर का काम आप करोगे, तो हो सकता है कि एक समय के बाद में आप चाहो कि यार मेरे को ये काम में थोड़ा सा डाइवर्सिटी नहीं आ रही। फिर आती है इंडस्ट्री, जो मैंने बताया, इसमें फील्ड का थोड़ा सा तड़का है, क्योंकि रिलैक्सिंग जॉब तो है ही, और कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो तो वो भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ रखा है इसे, ठीक है। फिर उसके बाद में DSO, फूड एंड सप्लाई वाला आता है। उसके बाद में ACTO में जो है लगभग आप DSO ACTO में ऊपर नीचे आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ACTO में ये होता है कि क्योंकि GST आ गया तो कहा जाता है कि हर चीज़ ऑनलाइन जा रही है, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव देखा जाए तो थोड़ा सा अनसर्टेन लगता है कि फ्यूचर के अंदर अगर और चीज़ें ऑनलाइन हो गई तो फिर कैसे क्या रहेगा। हालांकि जो पहली पोस्ट होती है ACTO की, वो काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, फील्ड पोस्ट होती है और आपको अच्छा लगेगा कार्य करके। फिर आते हैं कोऑपरेटिव में। कोऑपरेटिव बहुत डाइवर्सिफाई नौकरी है और लाइजनिंग क्रिएट करने की बहुत अच्छी नौकरी है, लेकिन कोऑपरेटिव जैसा कि दूसरी वीडियोस में भी कहा जाता है कि थोड़ा सा इसका रिव्यू ऐसा ही है कि यार थोड़ा सा समय, फ्यूचर का टाइम जो है वो थोड़ा सा अनसर्टेन है, पता नहीं है कि फ्यूचर में कैसा रहेगा। दूसरा, आपके पर्सनल कोऑपरेटिव नाम सुन के आपको कैसा लगता है, कि जैसे इंडस्ट्री सुन के तो समझ में आता है इंडस्ट्री से डील करना है, ठीक है। एक होता है कोऑपरेटिव, एक होता है अकाउंट्स। तो एक इन शब्दों को भी आप देखें और समझें कि आप अकाउंट्स में जाओगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, नियम कायदे कानून है और बहुत बारीकी से करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा ऑफिसर बनना है तो, ठीक है। कोऑपरेटिव में जाओगे तो फिर कोऑपरेटिव में हम यही चाहेंगे कि यार फ्यूचर हमारा अच्छा हो, ज़्यादा हमारा मतलब हमारे पास में प्रेस्टीज ज़्यादा आए, हमारे पास ज़्यादा काम आए, तो इसको लेके थोड़ा सा अनसर्टेनिटी इसलिए थोड़ा यहाँ रखा गया। फिर ICDS है, जिसमें आप CDPO बनते हो, तो महिला और बाल विकास जो डिपार्टमेंट है वो उससे डील करता है। यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे आपकी पोस्टिंग होती है, जिला स्तर पे नहीं होती, ठीक है। हालांकि 5400 पे ग्रेड की नौकरी है, काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसको काफ़ी लोगों से पूछा तो उन्होंने नीचे रखा।
जेल सर्विस है, जेल का बहुत अच्छा रुतबा है, सब कुछ बढ़िया है, बहुत शानदार सर्विस है, लेकिन ये जेल के अंदर ही है, जेल के अंदर ही आप हैं जो है, इस वजह से। और छुट्टियां नहीं मिलती है, क्योंकि अगेन मैंने कहा था कि बहुत रिस्पॉन्सिबल वाली नौकरी होती है, इसलिए आपको छुट्टियां नहीं मिलती, तो आपको वो चीज़ खलेगी। एक इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का फ़ायदा ये है कि 9500 तक आप जाते हो, पीसफुल नौकरी है, तो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ इंश्योरेंस कई लोगों को जो चीज़ है वो किक नहीं करती, किक इन द सेंस कि इंश्योरेंस ऑफिस वर्क है, ठीक है, और सच कोई वो एक्साइटिंग काम लोगों का ऐसा मानना कि इसमें नहीं है, तो हम नीचे रख देते हैं। दो स्टेट सर्विस और है, माइनॉरिटी एम्प्लॉयमेंट, इसको लेके मैंने इसको ब्रैकेट में इसलिए डाला है कि इनके ऊपर आप चाहें तो कई सारी सबॉर्डिनेट को भी रख सकते हैं, ठीक है, कि अगर आप चाहें कि यार आप कि मैं तो स्टेट सर्विस ही लूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप इनको रख लीजिए इस तरीके से। अदरवाइज़ आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो कुछ सबॉर्डिनेट भी अच्छी लगती है, जैसे लेबर इंस्पेक्टर, तो आप इसको उनके ऊपर भर सकते हैं। फिर जेएमओ, इंडस्ट्री का डीआईओ, देखिए डीआईओ हमारे वाले ही हैं, सबॉर्डिनेट्स ही हैं। अब तक आज से 3-4 साल पहले ये बहुत ज़बरदस्त सबॉर्डिनेट सर्विस थी, लेकिन ये कुछ सालों के अंदर प्रमोशन को लेके इश्यूज़ हो गए। अब प्रमोशन क्या हो गया, पहले डीआईओ जो था वो असिस्टेंट कमिश्नर बन जाता 3 साल में, बहुत से लोग बने भी हैं। अब प्रमोशन चैनल अचानक से ऐसा हो गया कि अब ये 3 साल से सीधे 18 साल, 15 से 20 साल हो गए ये, ऐसा सुनने में, अगर ये पद नहीं बढ़ते हैं तो 15 से 20 साल के आसपास ये खिसक गया, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे आ गए, तो ये चीज़ थोड़ी सी खलती है। हालांकि डीआईओ एक तरीके से मान लीजिए कि असिस्टेंट कमिश्नर के जस्ट नीचे वाली पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट है, 4200 पे है, और ज़िला स्तर की पोस्टिंग होगी, वो सारे फ़ायदे जो यहाँ है ना वो इधर है, ज़िला स्तर की पोस्टिंग है, और आपका नेचर ऑफ वर्क सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास पावर डीआईओ तो कम है तो एसी के पास ज़्यादा पावर है, नेचर ऑफ वर्क दोनों का सेम ही होता है। और ये इकलौती ऐसी सबॉर्डिनेट हो सकती है जिसमें आप, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि आप सीधे डिस्ट्रिक्ट के हेड बन के आ जाएँ, ठीक है। फिर आपका आईसीडीएस, और हाँ जैसे मैंने कहा यहाँ आप अगर दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत इजीली कर सकते हो क्योंकि समय होता है, तो ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। फिर आईसीडीएस के सबॉर्डिनेट जेसीटीओ, माइनॉरिटी, सोशल जस्टिस, इनको इसलिए ऊपर भरा है क्योंकि जब हम नीचे जाते हैं ना सबॉर्डिनेट में, तब मेरे हिसाब से हम लगभग वापस से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। बस ये होता है कि हम एटलीस्ट जहाँ काम करें वहाँ पे पे ग्रेड अच्छा हो, तो इनका पे ग्रेड माइनॉर सबॉर्डिनेट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। फिर फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव, एम्प्लॉयमेंट और देवस्थान, आप इनको इस तरह से रख दीजिए। तो ये हो गया अपना प्रेफरेंस। अब देखिए ये तो है मेरा प्रेफरेंस है, और मैंने किसके हिसाब से बताया, उन लोगों को जिनको फील्ड की नौकरी, प्रेस्टीज, पावर ये पसंद है। जब रिलैक्स पे जाएंगे कि यार मेरे को तो रिलैक्स, तो आप अकाउंट्स, इंश्योरेंस को भी और इंडस्ट्रीज़ को आप ऊपर भर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि साहब एग्ज़ाम वापस से एग्ज़ाम देना चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप आरटीएस, आरपीएस, मान लो आप आरएस ही बनना चाहते हो तो आरपीएस, आरटीएस, डीटीओ आप इनको अवॉइड कर सकते हो, आप अकाउंट्स को, इंश्योरेंस को, इंडस्ट्रीज़ को इनको ऊपर भर सकते हो। आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को। अब आते हैं आखिरी पोर्शन पे, मेरा ओपिनियन क्या है। मेरा ओपिनियन ये है कि लगभग सभी सर्विस बहुत अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि किसी सर्विस में आप जा रहे हैं, देखिए आप समझिए आप लाखों लोगों में से कुछ ही हज़ार होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, उनको ये सर्विस मिलती है, तो आप ऑलरेडी अच्छी सर्विस में ही हैं, मतलब ये सर्विस करने वाली हैं तभी हैं, एग्जिस्टेंस में हैं। दूसरा, ये सर्विस अच्छी होती है, कोई सर्विस अच्छी नहीं होती, वो इंसान के खुद पर डिपेंड करता है कैपेबिलिटी क्या है। मैं सही बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक इंसान एक सर्विस का पूरा ना चेंज कर देता है। जैसे आपने सुना होगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, ईडी पहले भी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने तय किया कि यार ईडी को फोर फ्रंट पे लाया जाए, तो आज ईडी ऐसी चीज़ हो गई है, सब लोग ईडी में जाना चाहते हैं, उसकी भर्तियों के बारे में सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपको पावरफुल लगने लगी। सीबीआई एक टाइम पे पावरफुल थी, अब ईडी हो गई। आने वाला टाइम हो सकता है कि जो है इनकम टैक्स हो जाए, जो मतलब बढ़ता रहता है ऊपर नीचे, क्योंकि कैपेबिलिटीज़ जो होती है ना वो डिपेंड करती है कि आप अगर अच्छे इंडस्ट्री ऑफिसर बनना चाहते हैं और आपने वहाँ पे मेहनत कर ली, तो यार ये डिपार्टमेंट आगे बढ़ जाएगा। और बहुत से डिपार्टमेंट का फ्यूचर से इंडस्ट्री का ब्राइट है, तो वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो
सभी सर्विस अच्छी होती है, सब करने वाली है। आप जब भी किसी सर्विस में लगें और आपको लगे कि यार मेरे को वापस से एग्ज़ाम नहीं देना, तो आप ज़रूर खुशी के साथ उस सर्विस को करें। दूसरा, कैंडिडेट का नेचर कैसा है। आप है नॉर्मल सौम्य स्वभाव के कि यार कुछ भी गुस्सा भी आएगा तो धीरे से बोलो कि यार मत कर यार, है ना। और आपने पहली चॉइस आरपीएस भर दी, तो मतलब आप नेचर भी देखिए एक बार, क्योंकि लोग कह रहे हैं सब आरपीएस भर दे, तो आपने आरपीएस भर दी। नहीं, आप नेचर देखिए, आपका नेचर क्या है। कि कोई ऐसा है कि मैंने एक बार पढ़ाई कर ली, मेरे को पढ़ाई नहीं करनी, नियम कायदे कानून अकाउंट्स मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आते, तो आप अकाउंट्स को नेचर भी भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नौकरी नहीं कर सकते अकाउंट्स की, कर तो सकते हो, करते ही हैं। बात होती है कि यार हम अगर किसी सर्विस में जाएँ तो हम अपना 100% उसको दें, उसके हर एक बारीकी को समझें, उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या दे सकते हैं वो करें। तो एक वो चीज़ होती है, ठीक है। तो आप नेचर देखिए, उस जॉब को देखिए, फिर आप ध्यान रखिए कि कोई भी जॉब अच्छी हो सकती है अगर आप में काबिलियत है, तो आप डिफाइन करेंगे उसका नेचर कैसे होने वाला है सच में। और सबसे लास्ट में सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को लगती है, और ये सिद्धांत भी है मेरे को लगता है, हम लोग कहते हैं कि साहब मैं आरएस बनना चाहता हूँ, मैं आरपीएस बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, आईपीएस बनना चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य है ओलंपिक में मेडल जीतना, मैं स्पोर्ट्स में करना चाहता हूँ। हमें लगता है कि हम चूज़ करते हैं चीज़ों को, पर ऐसा नहीं है। बहुत बार प्रोफेशन भी आपको चूज़ करता है। जो प्रोफेशन को लगता है, मतलब मेरा मानना ये है कि प्रोफेशन अगर आपको चूज़ कर लिया ना कि आप इसको तो क्रिकेटर बनना है, ये मेरी जगह ही आना चाहिए, तो फिर आपकी रैंक लगभग वहीं अटकोगे जाके। आप कितना ही गणित लगा लो कि साहब इसको ऊपर रख के मेरी रैंक वो आ गई तो यार मेरे को वो मिल जाएगा, अरे यार मेरे को ये मिल जाएगा, यार ये तो नहीं मिलेगा ना मेरे को तो वही चाहिए। ऐसा ये सब मतलब सही शब्दों में कहूँ तो फर्जी बातें होती हैं। ना तो आपको आपके मेंस के मार्क्स पता है, ना आपको आपके इंटरव्यू का कंट्रोल है आप पे, और ना आपको ये पता है कि आपके दोस्त ने कौन सी सर्विस को ऊपर भरा है, किसको नहीं भरा, कौन मेडिकल में बाहर होने वाला है। अरे यार बहुत बड़ी आगे है। इतने सबको क्रॉस करके आपकी कोई रैंक आनी चाहिए, पहली बात तो कुछ मिलना चाहिए, फिर उसके बाद में स्टेट सर्विस में मिलना चाहिए, फिर स्टेट सर्विस में जो रैंक आए उसमें फिर मेरी मनपसंद की नौकरी मिल जाए। ऐसा इतना नहीं, मतलब एक तरह से भगवान का प्रसाद है, वो मिल जाए ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। इस चीज़ की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कई सारे हमारे साथ के होते हैं जो ओटीएस में तैयारी कर रहे थे लेकिन दुखी थे, उनको लगता था यार वो मिल जाता तो सही रहता, वो मिल जाता तो सही रहता। तो हम आपस में ही बात करते थे यार, ओटीएस के बाहर जो स्टूडेंट है, जो सपने देखता है कि मैं ओटीएस जाके तैयारी करूं, वो आपको जब देखता होगा यार कितना लक्की बंदा है कि ओटीएस में ट्रेनिंग कर रहा है, और आप सोच रहे हो कि यार वो मिलता तो सही रहता। तो मुझे लगता है कि एक नो डाउट आपको बेस्ट से बेस्ट अपग्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब हमारे साथ के भी लोग करते हैं, मेरा भी मानना है कि आपको अगर लगता है कि सर्विस से अच्छे से अच्छा जाना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए बाई चांस अगर ऐसा हो जाए कि आपको एक सर्विस करनी पड़ जाए, ठीक है, तो आप उसको बेस्ट तरीके से करिए, ठीक है, अच्छे तरीके से करिए, फिर अपने वहाँ पे घास नहीं काटेंगे। और मुझे लगता है लास्ट में यही चीज़ बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि आरएस आरपीएस इस नौकरियों में जो चले जाते हैं वो ठीक है। इसके अलावा बहुत अच्छी आरएस अलाइड में कई सारी अच्छी सर्विसेज होती हैं। दिक्कत क्या है कि ये सर्विस इसलिए कभी भी लाइमलाइट में या कभी भी इनका इम्पोर्टेंस हमें इसलिए पता नहीं लग पाता, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अधिकतर यहाँ पे जो लोग जाते हैं ना वो फिर ऐसा ही होता है कि ठीक है यार आरएस आरपीएस नहीं बने तो ठीक है, अब तो अपनी लाइफ को निकालना ही है, तो ठीक है, परिवार को समय देंगे, ऑफिस को ऑफिस की तरीके से काम की तरीके से कर लेंगे, बस ऐसा होता है। नहीं तो इन सर्विस में बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। अगर हम डेडिकेटली काम करना चाहें, एफर्ट लगाएं, तो हम इसको भी बहुत ऊपर तक इनको एक सही लाइमलाइट में ला सकते हैं। तो बस ये मेरा मानना ही है, ये मेरी प्रेफरेंस थी जो मेरे हिसाब से थी। इसमें ऊपर नीचे सही गलत, इसको ऊपर रख दें, उसको नीचे रख दें, सर मैं इसको कहाँ पर दूँ, इसका मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं बहुत दे चुका हूँ। मेरे हिसाब से ये है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, ऊपर नीचे के 3-4 को छोड़ के हमने तो नीचे के बारे में कभी सोचा भी नहीं, ठीक है। तो जो मिलेगा अच्छा है, गॉड गिफ्ट है, भगवान करे सिलेक्शन हो आपका, ठीक है। और सिलेक्शन में आपको सर्विस मिले, नौकरी मिले, बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें सेलेक्ट होना चाहे सबॉर्डिनेट में मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती है। उसको एंजॉय कीजिए उस पल को,
और आगे जाके मैं कोशिश करूँगा इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैं आपको हेल्प करूँ, और हम इस बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। आरएस की प्रिपरेशन के बारे में, आरएस की नई वैकेंसी आ रही है, तो प्रीलिम्स के बाद मीन्स उसके अंदर मैं अगर हो सकेगा, मैं कोई कमिटमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं कभी कोई वीडियो बना के हेल्प कर पाया तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।